रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में दर्शकों, हम आपकी मुलाकात एक ऐसी नारी शक्ति से कराने जा रहे हैं जिनका नाम है श्रीमती नमामि बंसल, और ये बहुत ही यंग एंड डायनामिक लेडी IAS ऑफिसर हैं और म्युनिसिपल कमिश्नर हैं देहरादून की। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार मैम, डॉक्टर कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. It's our pleasure, ma'am. Ma'am, you're such a young and dynamic lady IAS officer doing so well. जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी ये IAS की जर्नी कहाँ से आपने शुरू करी? सबसे पहले तो मैं यही कह सकती हूँ कि आई एम ट्राइंग, मैं सिर्फ प्रयास कर रही हूँ कि अपने रोल्स में जो अलग अलग टाइम पे हमें जो भी कार्य असाइन होते हैं, प्रोफाइल्स असाइन होती हैं, तो हम अच्छा कर सकें और जनता को उसमें जो भी समस्याएं आती हैं उसका अच्छे से अच्छा समाधान हम निकाल सकें। मैं आपको अपने सिविल सर्विसेज के जर्नी के बारे में थोड़ा बताऊँ तो हमेशा से मेरे अंदर एक ये लगन थी कि कैसे जो भी हमारे एजुकेशन में और जितना भी हमें बड़ा करने में इतना एफर्ट जाता है सभी स्तर पर, हमारे पेरेंट्स का, टीचर्स का, और एक तरह से देखें तो एक राष्ट्र का भी बच्चों को शिक्षित करने में कितना संसाधन और कितना प्रयास लगते हैं, तो हमारा भी ये एक उद्देश्य होना चाहिए, लगन होनी चाहिए कि हम उस शिक्षा का सदुपयोग करें, प्रयास करें कि हम भी समाज को उसमें वापस लौटा सकें और कुछ अच्छा योगदान हम दे सकें। तो ये एक लगन थी जिसने मुझे ड्राइव किया टुवर्ड सिविल सर्विसेज। सो अब मुझे लगता है कि आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत ही भाग्यशाली रही कि मुझे अपने ही स्टेट में सर्व करने का और सेवाएं देने का मौका मिला। जी मैम, आप ऋषिकेश की रहने वाली हैं, तो बचपन से जैसे आपने कहा कि आपका जज्बा था एक ऑफिसर बनने का, तो उसके पीछे क्या मेहनत थी या कितने आवर्स की मेहनत थी और फैमिली का क्या सपोर्ट था, उसके बारे में जानना चाहेंगे। डेफिनेटली फैमिली का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था। पेरेंट्स ने हमेशा मेरे शिक्षा को और मेरी जो भी ड्रीम्स थे उनको बहुत प्राथमिकता से हमेशा लिया, और उनकी स्तर से भी मुझे कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं फील हुआ कि आपने इतने ही परसेंटेज प्राप्त करना है या इतना ही आपने परफॉर्म करना है। हमेशा उनका ये था कि आपने जितना किया है वो बहुत अच्छा है और आप निरंतर और अच्छा करने का प्रयास करिए। तो वो एक सपोर्ट बहुत बड़ी मेरे लिए बैकबोन रही है। इसके अलावा जैसे मैं यहीं से हूँ तो मुझे मेरा ये मानना था कि मैं शायद हम जब रियल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को फेस करते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि किस स्तर की हमारी तैयारी होनी है, उसमें कितने घंटे आपने पढ़ाई की और कहाँ से पढ़ा, कोचिंग ली या नहीं, उससे वो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा उससे अंतर पड़ता नहीं है। आपकी सेल्फ स्टडी, खुद की लगन, वो बहुत मायने रखती है। अगर आप में दृढ़ निश्चय है कि हमें अच्छा करना है तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पाने में सफल होंगे, और कई सारे क्षेत्रों में बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ ने इसको सिद्ध भी किया है कि अपने निजी लगन से आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वो क्या आपके कुछ ऐसे मूल मंत्र थे जो आप फॉलो करते थे? काफ़ी लोग कहते हैं कि हम सोशलाइज नहीं करना चाहते क्योंकि हम पढ़ाई में इतने ज़्यादा घुसे रहना चाहते हैं, एंड यू नो दे आर सो मच इन प्रेशर ऑल द टाइम, स्ट्रेस में रहते हैं। तो मैम, आप भी क्या इसी फेज से गुजरे? मैंने जैसा कहा कि मेरे पे कभी प्रेशर तो नहीं रहा, ना ही मैंने कभी खुद के लिए ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित किया कि हमेशा फर्स्ट ही आना है, अव्वल ही आना है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि सोशली बॉयकॉट करना है या सोशली हमें बहुत ही लिमिटेड अपना आवर स्पेंड करने हैं। बट मेरा ये ज़रूर मानना है कि निश्चित रूप से किसी लक्ष्य को पाने के लिए हमें एक निश्चित दिनचर्या को फॉलो करना होता है। उस निश्चित दिनचर्या में कई प्रकार के हमें त्याग भी करने पड़ते हैं। काफ़ी सारी हमारी हैबिट्स होती हैं जिनको हमें बहुत ही सिंसियरली, कॉन्शियसली गिव अवे करना पड़ता है। तो वो एक सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट डेफिनेटली रहता है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी हो या किसी अन्य
फिटनेस से रिलेटेड कोई अगर हमारा लक्ष्य है, तो उन सब में सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अपने आप को प्रेशराइज करना कि अनावश्यक रूप से हम किसी स्ट्रेस में आ जाएं, मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाएं, उसकी आवश्यकता नहीं होती और ना ही उससे कोई लाभ होता है, ऐसा मेरा मानना है। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज लेकर आया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन टूरिज्म। 2025-26 के सेशन के लिए आज ही एनरोल करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9557356148, 7302712244। हमारा पता है के टावर, कारगी रोड, निकट भारत पेट्रोल पंप, देहरादून, जहां मिलती है बेहतरीन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स, अनुभवी फैकल्टी, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फ्री क्लासेस के साथ साथ इंटरनेशनल टाई अप्स और 100% प्लेसमेंट की गारंटी। देरी ना करें, अभी कॉल करें 9557356148 पर। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज, जहां सपने नहीं प्रोफेशनल्स तैयार किए जाते हैं। So how was Namami Bansal as a student? As a student, I was a cheerful kid, I think, and I was always someone who was very sincere. I still am, I feel, and sometimes over also. So, but मेरा ये हमेशा से आउटलुक था कि जो भी कार्य किया जाए अच्छे से किया जाए। तो वॉट एवर, आई मीन पर्सनल स्पेस में, प्रोफेशनली, स्टडीज़ में, इवन फ्रेंडशिप्स में भी, तो गिव योर बेस्ट जी। So, ये मेरा एक आउटलुक हमेशा और बिल्कुल। और नमामि जी, आजकल का जो यूथ है वो भी बहुत अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं दूसरे सिविल सर्वेंट्स के बारे में सुनता है, पढ़ता है और काफ़ी कुछ सीखने को तत्पर रहता है। तो मुझे लगता है कि हमारे आज इस चैनल के माध्यम से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हमको देख रहे हैं वो भी काफ़ी कुछ सीखेंगे आपसे। तो कितना ज़रूरी है एक बच्चे को मैम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना पढ़ाई के साथ साथ, आपका क्या मानना है? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स, स्पोर्ट्स, एक 360 डिग्री डेवलपमेंट चाइल्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड नॉट जस्ट लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ फुलफिलमेंट। जब हम एक पूरे अगर जीवन शैली के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से बचपन से ही बच्चों में हर प्रकार की गतिविधि को लेकर के एक्सपोजर हो, उनको ये मौका मिले कि वो अलग अलग गतिविधियों को ट्राई करके, उनमें प्रयास करके ये समझ सकें कि कहाँ उनका मन लगता है, कहाँ उनका एक नेचुरल इंटरेस्ट राइज करता है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चे टीम स्पिरिट, कोहैबिट करना और एक दूसरे के साथ में टीम भावना के साथ में कैसे हार जीत को डील करना है, कैसे अलग अलग इमोशंस को जब जीते हैं तो उससे एक मेंटल टफनेस और इमोशनल स्टेबिलिटी उनमें आती है, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के कॉन्टेक्स्ट में। डेफिनेटली। और आई थिंक इसमें पर्सनालिटी काफ़ी ग्रूम हो जाती है बच्चों की। एब्सोल्युटली, पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है एंड यू बिकम इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई थिंक टुडेज जनरेशन नीड्स टू बी वेरी वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एंड मेंटली ऑल्सो वेरी टफ। जी। तो जब आपका रिजल्ट निकला, वो सिचुएशन में चाहूँगी कि आप हमारे साथ साझा करें। सी ऑब्वियसली हम लोग एंटिसिपेट करते हैं आफ्टर इंटरव्यू दैट रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड सून, लेकिन कौन से दिन होंगे और कब एंटिसिपेटेड है इस तरह का कुछ एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता है। तो वी आर नर्वस ड्यूरिंग दैट टाइम and it is never expected. I mean, usually ऐसा होता है कि we have this 50-50 hunch in mind that God knows what will the result, and all I can say is God has been very kind, and the best feeling after any success or any when your goal is reached, the best feeling is to see the people who stood by you, they are very happy and proud. So I think that's. तो आपने रिजल्ट खुद देखा अपना, then you informed the parents? Was it like that? I already got a lot of calls. So I was, I think it was late in the evening. And we already got a lot of calls. So we were, I was anticipating that maybe results have come.
But I didn't check my result myself. I got to know it through a phone call. जी जी, ग्रेट। तो नमामि जी, इसके बाद जो आपकी जर्नी जो लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है वो सबका सपना होता है, तो वहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप कुछ जो अपने बिताए हुए पल हैं वो हमारे साथ साझा करें। हम जितने भी लोग आते हैं परीक्षा के परिणाम के बाद एकेडमी में, तो सभी एक निश्चित रूप से बहुत ही ग्रिलिंग जर्नी के बाद पहुंचते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद जिस तरह से हम लोगों को ट्रेन किया जाता है, हम लोगों को सिखाया जाता है कि क्या वर्च्यूज़ है, क्या सर्विस कल्चर है, और किस प्रकार से जो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं पब्लिक वेलफेयर के, जिनकी जानकारी एक ऑफिसर के रूप में आवश्यक है, उसका एक प्रॉपर अगेन रिवीजन सॉर्ट ऑफ कोर्स में रहता है जी। उसके अलावा जितने भी हमारे साथी बैचमेट्स होते हैं, उनके साथ में अलग अलग गतिविधियाँ जो भारतीय संस्कृति पर आधारित, हम अलग अलग जोनल डेज सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा टीम स्पिरिट बिल्ड करती हैं। एंड एकेडमी टाइम बहुत ही सुखद स्मृति में से एक रहता है सभी प्रोबेशनर्स के। सो एकेडमी टाइम इज़ डेफिनेटली अ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी defining period for any probationer. Definitely. And उसके बाद मैम पहली पोस्टिंग की बात करें तो कहाँ पे थी मैम आपकी पोस्टिंग और किस पद पे थी? See, my district training was in उत्तरकाशी and I as a probationer. जी। और लगभग 1 साल की अवधि में हमें बहुत ही विभिन्न विभागों का, विभिन्न दायित्वों का एक्सपोजर दिया जाता है और बहुत ही एक ऑल राउंड एक्सपोजर और एक्सपीरियंस दिया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो कल्चर है हमारे राज्य की, उसमें किस लेवल पर क्या क्या रोल्स अदा किए जाते हैं और किस प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती हैं एज अ BDO, एज SDM, एज तहसीलदार, एज in various other parts of administration also. सो इनफैक्ट पुलिसिंग के साथ में भी, जुडिशरी के साथ में, सभी के साथ में हमारा सप्ताह भर का भी अटैचमेंट होता है। तो एक बहुत ही ऑल राउंड एक्सपोजर उस पोस्टिंग में रहता है। उसके अलावा अगर बात करें कि फुल फ्लेजेड पोस्टिंग जो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद हमारी हुई, तो वो पहली पोस्टिंग मेरी रुड़की में रही एज जॉइंट मैजिस्ट्रेट। और उस समय कोविड भी आया था एंड कोरोना काल का वो पूरा पीरियड मैंने एज SDM रुड़की देखा। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। वर्तमान की बात करें तो आप म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं यहाँ पे, तो हाउ डू यू फील? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। हम अगर स्वच्छता की बात करें, हम अगर सुंदर दून बनाने की बात करें, जनता की भागीदारी की बात करें, तो इसमें मैम काफ़ी लोग वी ऑल लुक अप टू दी कि ठीक है नगर निगम ये कर रहा है, ऐसा है। तो मैं चाहूँगी कि आप जब से आपने ज्वाइन किया है, क्या क्या नए इनिशिएटिव्स आप लेके आए हैं हमारे दून को और हरा भरा बनाने के लिए, जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, निश्चित रूप से कंचन जी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देहरादून इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री। एंड देहरादून की जो अपनी एक सिटीज़न का एक जो ग्रुप है हमारा, दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस, वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड। सो उनका भी हमें समय समय पे सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा जो नगर निगम की ओर से एज म्यूनिसिपल कमिश्नर हमने जब ज्वाइन किया, तो आई फाउंड दैट देर आर लॉट ऑफ इश्यूज़ जो कि हम समय समय पर डील करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डोर वेस्ट कलेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा वेस्ट प्रोसेसिंग है, एंड इनफैक्ट सोर्स सेग्रीगेशन को लेकर भी IC का हमने काफ़ी कार्य किया। इस बीच में देहरादून का, क्योंकि पिछले वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण नहीं हुआ था, तो इसी बीच में स्वच्छ सर्वेक्षण भी कंडक्ट किया गया मिनिस्ट्री के द्वारा,
और अभी उसके रिजल्ट्स आने बाकी हैं. वी आर होपिंग कि देहरादून विल परफॉर्म बेटर दिस टाइम. एंड इस बार हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स किए हैं ताकि हम सोर्स सेग्रीगेशन को लेकर के जो स्रोत पृथकीकरण होता है, यानी कि गीला सूखा कचरा अलग अलग किया जाना, ई वेस्ट को अलग से कलेक्ट किया जाना, ये सारी जितनी भी सोर्स पर एक्टिविटीज़ होनी है, इसके लिए जनता में जागरूकता ला सकें. और इसके अलावा जो हमारी पूरी वेस्ट मैनेजमेंट की चेन है फ्रॉम ट्रांसफ़र स्टेशन, जैसे कि हमने मैकेनाइज्ड ट्रांसफ़र स्टेशन बनाया है कारगी में विद इन 3 months एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सून फुली ऑपरेशनल. हम लोग मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन्स लेकर के आने वाले हैं जल्दी. तो देहरादून की सड़कों पर जो प्रमुख सड़कें हैं वहाँ पर मैकेनाइज स्वीपिंग मशीन के माध्यम से स्वीपिंग का कार्य हो सकेगा. और जो हमारा शीशमबाड़ा वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी पूरी तरह से अपग्रेड हो गया है. द कैपेसिटी हैज़ गॉन अप एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो वहाँ पर लेगेसी वेस्ट पड़ा है वो भी ऑलरेडी 1,26,000 मेट्रिक टन्स हम क्लियर करवा चुके हैं पिछले 3 माह में. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वेरी सून उसका लेगेसी वेस्ट का भी निस्तारण हम कर लेंगे. शहसधारा जो कि हमारा पुराना ट्रेंचिंग ग्राउंड है, वहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छी मात्रा में 50 to 60,000 मेट्रिक टन क्लियर करवा दिया है. सो आई थिंक we are moving very fast and very swiftly towards Dehradun, where we will not see garbage here and there and we will not have to deal with these issues of waste processing and waste management. Definitely. And ma'am, wanted to ask क्योंकि जैसे हमारा रिस्पना नदी है, इसके आपने भी वहाँ पे भी कुछ कचरे वचरे का कुछ आपने रिसेंटली किया है, तो एब्सोल्युटली हम लोगों ने रिन्यू रिस्पना लॉन्च किया था जनवरी में. और वैसे तो ये कार्रवाई हर साल की जाती है कि हम जितने भी हमारे रिस्पना, बिंदाल और बड़े नाले खाले हैं उन सभी को सफाई करवाते हैं मानसून से पहले. लेकिन इस बार हमने उसको एक अभियान के रूप में रिन्यू रिस्पना का नाम देते हुए उसको एक वृहद और इंटेंस मोड में चलाया है. और हमें नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं कि हम जो पैचेस को जितना कवर किया है हमने, वहाँ पर विजिबल डिफरेंस है वेस्ट की स्थिति में. और फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है. इसके अलावा जितने भी हमारे रिस्पना से लगे बस्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर हमने चलित कूड़ा केंद्र भी चलाए हैं, क्योंकि रोड साइड डंपिंग होती थी. तो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाए हैं विच आर वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड दे वर ऑलरेडी विद नगर निगम. सो वी डिडंट स्पेंड एनीथिंग, वी जस्ट यूज दोज व्हीकल्स फॉर एज मूवेबल ट्रांसफर स्टेशंस, चलित कूड़ा केंद्र. बिल्कुल. और मैम, जो काफ़ी सारे टूरिस्ट होते हैं वो भी जब भी आते हैं, स्पेशली जो सीज़न का टाइम रहता है बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो देहरादून से होते हुए ऋषिकेश में, तो हम काफ़ी देखते हैं कि वो लोग भी काफ़ी कूड़ा वूड़ा करते हैं. तो क्या उनके लिए कोई मॉनिटरिंग ऐसा है कि तुरंत हम लोग उनको कैमरे से कैप्चर कर सकते हैं एंड देन वी कैन टेल देम एंड इम्पोज फाइन ऑन देम? ऐसी कुछ प्रक्रिया में कार्य कर रहे हैं? एब्सोल्युटली. हम लोगों ने 100 गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं नगर निगम क्षेत्र में. ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर कि खुले में कूड़ा डालने की एक टेंडेंसी होती है, और उनमें से 29 पॉइंट्स हमने पूरी तरह से हटा दिए हैं. वी हैव रिमूव्ड देम, वी हैव ब्यूटिफाइड दोज स्पॉट्स, वो डॉक्यूमेंटेड है. और उन जगहों पर हमने CCTV के माध्यम से निगरानी भी शुरू कर दी. ग्रेट. और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको बचाने के लिए, संजोने के लिए, तो नगर निगम उसके उस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कर रहे हैं मैम? बिल्कुल. जैसा कि हमारे पास गांधी पार्क है. गांधी पार्क अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण आइकन है देहरादून की पहचान के रूप में, हार्ट ऑफ द सिटी में है. उसके पूरी तरह से सौंदर्यीकरण और आधुनिक तर्ज पर हम उसको कैसे एक बहुत ही अर्बन मॉडल पार्क के रूप में डेवलप कर सकते हैं, उसका हमने प्रपोजल तैयार कर लिया और बहुत जल्दी हम उसको करवाने जा रहे हैं. वी वांट कि देहरादून का ये पार्क ऐसा पार्क हो जो कि अपने आप में बहुत सारे आसपास के राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बने कि इस प्रकार का एक सिटी पार्क देहरादून में है. इसके अलावा हम लोगों ने जितने भी चौक चौराहे हैं, जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं प्रमुख सड़कों पर, उनके ब्यूटिफिकेशन का, सौंदर्यीकरण का प्रपोजल तैयार किया है. हमारे नगर निगम परिसर में भी आपने देखा होगा जो पार्किंग एरिया है हमारा, उसमें काफ़ी हमने सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया है. और जो हमारी ये अपने आप में एक हेरिटेज बिल्डिंग है नगर निगम, इसको भी हम पहाड़ी शैली में किस प्रकार से और इसका अधिक सौंदर्य बढ़ा सकते हैं, उसके लिए प्रपोजल तैयार किया है. तो जल्दी ये सारे प्रोजेक्ट्स धरातल पर देखने मिलेंगे. और मैम, इसके साथ ही जो देहरादून में काफ़ी सारे लोग हैं, ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो क्या जो पैदल यात्री हैं या साइकिल से चलने वाले हैं, क्या हम उनके लिए भी कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है कि पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर हम साइकिलिंग के लिए और पैदल चलने वालों के लिए किस प्रकार से अपने रोड्स
को और फ्रेंडली बना सकते हैं, स्पेशली प्रमुख सड़कों को। तो जितनी भी हमारे जैसे राजपुर रोड है, चक्राता रोड है, ये हमारा IT पार्क से शहसदारा वाला पूरा जो पैच है, इन सभी में हम प्रयास कर रहे हैं कि पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हम प्रमोट करें। और उसकी पहली कड़ी है अतिक्रमण को हटाना। तो सड़क किनारे अतिक्रमण को पहले हटाते हुए, जैसे कि आपने देखा भी होगा, आपकी जानकारी में होगा कि हमारी जोनल जेब्रा फोर्सेस, हमारे पूरे नगर निगम क्षेत्र को 5 जोन्स में बांटा गया है और प्रत्येक जोन के लिए हमने एक जेब्रा फोर्स डेडिकेटेड बनाई है जो कि SNA लेवल के ऑफिसर लीड कर रहे हैं। इसमें फोर्स भी हमने उपलब्ध कराई है एंड दे आर इंश्योरिंग दैट द एंटायर एरिया इज मेड फ्री ऑफ encroachment and further encroachment as in re-encroachment also doesn't happen. We have issued over 550 challans through the zonal zebra और इस पूरे प्रोसेस में क्या चैलेंजेस आप फेस करती हैं? देखिए, डेफिनेटली किसी भी प्रकार की जो रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं एज गवर्नमेंट ऑफिसर, वो डिफ़िकल्ट रहते हैं, उनके अपने चैलेंजेस रहते हैं और कई बार उसमें इक्विटी का और सभी के हितों का ख्याल रखने वाला एक मुद्दा भी आता है, क्योंकि जो जितने भी हमारे रेडी ठेली वाले हैं उनका एक आजीविका का भी मुद्दा है, पर उनको भी कैसे पैरेलली उनके हितों का भी ख्याल रखा जाना है, उसके लिए भी हम जो वेंडिंग लाइसेंसेस हैं और जिनको रेगुलराइज किया जाना है, जिनका रिन्यूअल किया जाना है लाइसेंसेस का, उसके लिए भी एक व्यवस्थित कैंप लगाने की तैयारी है ताकि उनको भी दिक्कतें ना आएँ आजीविका की दृष्टि से। लेकिन साथ ही साथ एनक्रोचमेंट को लेकर के बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर काम किया जा रहा है, बिकॉज एनक्रोचमेंट की वजह से काफ़ी लेवल्स पर न्यूसेंस भी क्रिएट होता है, कई बार दुर्घटनाएं भी होती हैं और पूरे जो शहर का एक वातावरण है वो एक ख़राब होता है। तो कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट को लेकर के बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य किया जा रहा है। और पोल्यूशन को कर्टेल करने के लिए क्या उसके परिप्रेक्ष्य में भी कुछ कार्य किया जा रहा है? जी, देहरादून एनकैप में नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में के दायरे में आया था और एनकैप के अंतर्गत देहरादून को विशेष रूप से ग्रीनिंग और जितने भी एयर पोल्यूशन के कंट्रोल मेजर्स हैं उसके लिए डेडिकेटेड फंड प्राप्त होता है। तो उसी को उपयोग में लाते हुए देहरादून के लिए ग्रीनिंग का, जैसे आपने पूर्व में भी मेंशन किया कि बहुत ही कैसे हम बहुत ही ग्रीन स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं और चौक चौराहों का जो सौंदर्यीकरण किया जाना है उसमें हम ग्रीन एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। तो उसकी हमने प्रपोजल्स रेडी किए हैं एंड वेरी सून वी विल सी द इम्पैक्ट ऑफ इट। और जब हम अच्छी सड़कों की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, तो उसका अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम में ही लोग आके शिकायत करते हैं कि बरसात हो रही है, गड्ढे बने हुए हैं, पानी भरा हो रहा है, उससे डेंगू फैलने का वो रहता है। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे टैकल करती हैं और क्या प्रणाली आपकी है आने वाले समय पे? बिल्कुल, आपने जैसा कहा ये बिल्कुल ठीक है कि चाहे प्रोजेक्ट कहीं का भी हो, बट नगर निगम क्षेत्र में प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नगर निगम की अक्सर फिक्स की जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम भी अपने स्तर से प्रोएक्टिवली हम लोग मॉनसून को लेकर के, वाटर लॉगिंग के इश्यूज़ में और डेंगू प्रिवेंशन को लेकर के पहले से ही बहुत सजग और इंटेंस मोड में कार्रवाई कर रहे हैं। हमने फॉगिंग की कार्रवाई और लार्विसाइडल छिड़कने की कार्रवाई मार्च से, एज अर्ली एज मार्च वी हैड स्टार्टेड इट एंड ऑलरेडी वाटर लॉगिंग को लेकर के जितने भी हमारे ऐसे क्रिटिकल स्पॉट्स हैं जहाँ पर कि पूर्व वर्षों में भी हमें, विगत वर्षों में भी वाटर पंपिंग करनी पड़ी है, उनको टारगेट करते हुए हमने संयुक्त टीम बनाई है कि किस प्रकार से अतिक्रमण हटाते हुए हम उन नालों को क्लीन करवाएं और फिर क्लीन करवाने के बाद उसमें जो भी निर्माण खंड से कुछ पैचवर्क्स होने हैं वो करवाएं सुनिश्चित, ताकि ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़े और फिर सड़कों पे निश्चित रूप से वाटर लॉगिंग में राहत मिल पाएगी। जी, ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है, इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इनहांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल, बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। हर
साल ऐसा होता है नमामि मैडम के इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल जाता है। बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही साफ वो सिटी है। तो क्या हम अपने आप को देख पाएंगे कुछ समय में कि हम उनके साथ compete कर पाएँ? बिल्कुल, वी आर ऑलरेडी, जैसा मैंने बताया कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है फरवरी और मार्च के महीने में जी। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार देहरादून शहर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड इसके अलावा जैसा कि इंदौर के कुछ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी नगर निगम देहरादून कूड़ा उठान का कार्य 47 वार्ड्स में अपने आप कर रहा है, जो कि इंदौर मॉडल पर ही बेस्ड है, बिकॉज इंदौर में कोई भी कंपनी इन्वॉल्व नहीं है डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन में। नगर निगम ही अपने स्तर से उसको करता है, नगर निगम ही उसको मॉनिटर करता है। और हम अभी वर्तमान में वही व्यवस्था 47 वार्ड्स में लेकर के आए हैं। ग्रेट। तो वी आर डूइंग वेल, बिकॉज उन 47 वार्ड्स में हमारा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन में कवरेज 85% है। ग्रेट। और जबकि जब कंपनी थी तो तब हमारा 60% के आसपास कवरेज रहता था। हाँ जी। सो वी हैव इम्प्रूव्ड एंड आई थिंक देहरादून इंदौर के बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेते हुए सिर्फ टच पर नहीं, मेरा कहना है कि देहरादून भी अपने आप में एक आदर्श बनेगा, विच विल बी वेरी रेप्लिकेबल फॉर अदर सिटीज। जी। एंड मैम, एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक फील्ड में बहुत बेहतरीन से कार्य कर रहा है। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि नगर निगम देहरादून में भी एआई के माध्यम से हम और कुछ बेटर मॉनिटरिंग कर पाएँ, या हम कुछ ऐसे एप्लीकेशंस या ऐसे पोर्टल्स बना पाएँ जिसमें जनता सीधा अपने शिकायत दर्ज करती भी आती है, लेकिन उनका निवारण काफ़ी देर में होता था पहले, लेकिन अब वो त्वरित समाधान निकले, ऐसा कुछ? हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हमने जो हाउस टैक्स पेमेंट है उसको व्हाट्सएप में चैटबॉट के माध्यम से किया है इंट्रोड्यूस। और अब ये स्थिति है कि सभी जो करदाता हैं नगर निगम के, वो व्हाट्सएप के ही माध्यम से अपना कर पे कर सकते हैं और उसी पर उन्हें रसीद प्राप्त हो जाती है। और इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक आया है। पिछले वर्ष, वित्तीय वर्ष में हमने 12 फरवरी को इसको लॉन्च किया था और 12 फरवरी से 31 मार्च में ही हमें 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि, यानी कि 1000 करदाताओं ने व्हाट्सएप के माध्यम से अपना जो हाउस टैक्स है वो पे किया है। और इस बार भी अप्रैल माह में, इनफैक्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर में नगर निगम ने हाईएस्ट टिल 31 मार्च वी हैव collected highest tax ever for Nagar Nigam, and this year in April we have collected over 16 crores. जी, great ma'am. तो this is Namami Bansal as an IAS officer. We want to know Namami Bansal as an individual. आप तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय अपने कार्य को देती हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में भी हमको बताएं, ताकि जनता तक भी ये संदेश पहुँच पाए कि काम काम है, परिवार परिवार है, दोनों का समागम बहुत ज़रूरी है और साथ में जनता का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम अ वर्किंग मदर। तो आई हैव मेरा एक 2 साल का बच्चा भी है एंड ऑब्वियसली ऑफिस में जितना भी समय लगता है, जो भी हमें फील्ड वर्क करना होता है, उस सब के पश्चात जो समय घर में होता है, मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम टाइम उसको डिवोट करूँ और कहीं भी उसके प्रति जितने भी मेरी जिम्मेदारियां हैं उसमें भी कोई कोताही ना हो। इसके अलावा जो हमारे ऑफिशियल वर्क में जितनी ड्यूटीज़ रहती हैं उनमें भी प्रयास यही होता है कि किस प्रकार से एज अ वर्किंग लेडी हम बैलेंस कर सकें। एंड निश्चित रूप से अगर आप मुझे बाकी सबको एक मैसेज के रूप में कहना चाहें तो मैं यही कह सकती हूँ कि it's very important to take care of your own health, be very motivated, cheerful and have a positive outlook, क्योंकि ये सब चैलेंजेस पहले मुझे लगता था कि शायद अब ये और तो फिर हमारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा विद एक्सपीरियंस चीज़ें आसान हो जाती हैं, पर मैंने लाइफ से ये सीखा है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ जिसे कहते हैं ना जिम्मेदारियाँ भी और बढ़ती हैं। तो with that, along with all of it, all the responsibilities, it is important कि हम अपने लिए भी एक positive outlook रखें, अपना भी ख्याल रखें, then only we can contribute largely, चाहे वो family level पर हो या society level पर। आप इतना बेहतरीन से कार्य कर रही हैं मैम, आपका रोल मॉडल और आपका मेंटोर कौन है, जानना चाहेंगे? See, definitely mentors. I have been very lucky to have very good teachers and very good seniors. I have been very fortunate to get regular guidance from my service seniors and peers also. जी। Along with that, अगर आप रोल किसी मॉडल का नाम बताना चाहेंगे? रोल मॉडल की अगर आप बात करेंगे तो रोल मॉडल में मैं हमेशा मतलब व्हेन आई वाज एज अ चाइल्ड आई हैव ऑलवेज सीन माय फादर, माय मदर एंड गोइंग फॉरवर्ड मैनी ऑफ माय टीचर्स हैव बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन मोटिवेटिंग मी. And in service also we've had very senior officials who've been very approachable and they've always been there to guide and
डू हैंड होल्डिंग सपोर्ट. करंटली ऑल्सो द प्रोफाइल दैट आई हैव, इसमें भी जो हमारे जितने भी सीनियर्स हैं फ्रॉम यू नो द डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी टू आवर चीफ सेक्रेटरी सर, everybody has been very supportive, they've been very inspirational in the sense that they have led by example. They have been through the similar profiles, and they have always guided कि these are the challenges that come, and they were there in our times also. So it's that is how you deal with things. So as a junior and as someone who has joined service rather more recently, I can't say very recently, but rather more recently, so I would say that it has been a great blessing. आज के समय में, आज के ज़माने में महिलाएं चाहे कोई भी फील्ड हो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं. हमारे उत्तराखंड के प्रथम चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी मैडम भी एक ऐसी महिला शक्ति रही हैं कि जिनके सभी कायल हैं एक्चुअली. तो मैं जानना चाहूँगी कि आजकल की जो महिलाएं हैं वो तभी आगे बढ़ पाती हैं जब उनके फादर का सपोर्ट हो, उनके ब्रदर का सपोर्ट हो, हस्बैंड का सपोर्ट हो. तो मैं चाहूँगी कि आपकी भी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं चाहूँगी वो भी आप हमारे साथ साझा करें कि हाउ योर हस्बैंड is also an IAS officer, वो भी अपने काम में बिजी रहते हैं, but still when it comes to the karma and when it comes to work, that is full support from his side also. और इसी से हम सभी को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है. बताएं मैम. Absolutely, and like you said, Radha ma'am, she has been herself such an inspiration, because as a lady officer, she has been so approachable for all the juniors equally, and I think that itself is very motivating for the junior officers, because I remember when I joined services, we were all and I think that happens only in this state, because all the seniors are approachable, are very very available for junior officers to discuss, to seek guidance. तो वो बहुत हेल्प करता है कि कभी भी आप अपने इतने सीनियर अधिकारी से बात करें, आपको मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है. इसके अलावा अगर पर्सनल फ्रंट की आप बात करें, जैसा आपने कहा, डेफिनेटली हम दोनों ही सर्विसेज में हैं. मेरे हस्बैंड अभी वर्तमान में पश्चिम मिदनापुर में एज ADM सर्व कर रहे हैं, और हम भी जो समय है उसका किस तरह से बेस्ट मैनेजमेंट करते हुए अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ साथ बैलेंस कर सकें, इसका प्रयास करते हैं. निश्चित रूप से उनका सपोर्ट और मेरा सपोर्ट उनके कार्य के ड्यूटीज़ के लिए वो बहुत ही हम दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. इट हेल्प्स अस कीप गोइंग. सो एंड इट रीइंफोर्सेस ऑल्सो, क्योंकि हम दोनों ही सेम सेवा में होने के कारण अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर कौन समझेगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जॉब प्रोफाइल्स की डिमांड्स क्या क्या हैं और कैसे हम उसको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बैलेंस कर सकते हैं. ग्रेट मैम. और मैम आज का अंतिम सवाल ये कि कितना ज़रूरी है एक IAS ऑफिसर को जनता के लिए अवेलेबल रहना. आप तो बहुत अप्रोचेबल हैं ही, बट देन जनता से भी आप क्या एक उम्मीद करती हैं, क्या एक मैसेज देना चाहती हैं कि देखिए अगर हम रातों रात देहरादून की काया पलटने की बात करें तो वो संभव नहीं है. एवरीथिंग टेक्स टाइम. जैसे हम पौधे को रोपते हैं, बीज डालते हैं, पौधा पनपता है, उसमें हम प्रॉपर खाद, पानी, सूर्य की रोशनी, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो एक दिन पेड़ फलदार वृक्ष बनता है, सबको छाया भी देता है. तो इस प्रकार से पूरी एक जर्नी है. मैम आप क्या उम्मीद करती हैं हमारी जनता से? मैं चाहूँगी आपकी ज़बानी हमारी जनता को संदेश मिल जाए और हमारे युवा पीढ़ी को भी काफ़ी सारा मोटिवेशन मिले कि वो भी हमारे इस जो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है देहरादून को और एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बेहतरीन बनाने का, उसमें वो सहयोग दें. बिल्कुल, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं एक जनता से सीधी अपील कर पाऊँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और देहरादून की जितनी भी हमारे सम्मानित निवासी हैं, आप सभी अपने आप में बहुत ही भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से देहरादून से जुड़ाव महसूस करते हैं, देहरादून शहर के लिए करना चाहते हैं, देहरादून शहर को हम सभी बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं. तो उसी दिशा में आपका जो फीडबैक है, आपके जो सुझाव हैं, आपका जो एक दृष्टिकोण है कि देहरादून शहर और हमारे जितने सार्वजनिक स्थल हैं वो इस तरह से दिखने चाहिए, उनको लेकर के आपके जो सुझाव प्राप्त होते हैं बहुत ही मूल्यवान हैं. हम उन पर ही कार्य करते हुए, उनको साथ लेते हुए किस प्रकार से योजनाएं तैयार कर सकते हैं कि देहरादून शहर में और हम नित्य इसको और सुंदर बना सकें और बेहतर बना सकें, एक ऐसा अव्वल दर्जे का शहर बना सकें जो कि अपने आप में, जैसा कि मैंने कहा, कई राज्यों के लिए या और विश्व भर में भी एक मिसाल बने. तो वही विज़न है. उसमें आप सबसे यही अपील है कि आप एक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाएं, अपना योगदान दें,
वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, स्रोत पथिकीकरण को लेकर, यानी और उसके साथ ही एक विजिलेंट नागरिक के रूप में ये किस प्रकार से हमें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देनी है कि हमारा भी एक व्यक्ति विशेष का भी योगदान अपने स्तर पर कितना महत्वपूर्ण है, उसको समझाना। और उन सारी चीज़ों को करते हुए हम जो बड़ी विस्तृत जो परिदृश्य है उसको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके सुझाव आप हम तक पहुँचाएँ। बिल्कुल बहुत ही खुले मन से उन सुझावों को स्वीकार किया जाएगा और स्वीकार करने के बाद उनको कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। यही मेरी अपील है, यही मेरी आपको कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नमामि मैम, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। और दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको भी हमारा ये वाला एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरफ बेहद पसंद आया होगा। और वास्तव में मैम सही कहा है किसी ने कि जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। आप फिलहाल हमारे आज के मेहमान श्रीमती नमामि बंसल जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।